बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। आज आखिरकार मुझे ये मौका मिला कि इंतखाबात के सिलसिले में मैं मलकंद में जलसा करके अपने अवाम से मुखातिब हूं। आपको याद होगा कि जो आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड के रो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। 2007 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। 2013 के इलेक्शंस में दहशतगर्दों से किलवाया गया कि पीपल्स पार्टी को हम कैंपेन नहीं करने देंगे, खान साहब को, नून लीग को, बाकी तो उनको एनओसी टीटीपी की तरफ, मगर पीपल्स पार्टी को कैंपेन नहीं करने देंगे। 2018 के इलेक्शंस में मैं आपके पास आए थे, वो हमें हुमायूं खान साहब के घर के बाहर से नहीं निकलने दे रहे थे। वहां उनके छत पे खड़े होके मैंने आपसे खिताब किया। तो आज 2018 में इलेक्शंस, यहां भी वो कहते रहे, इन इलेक्शंस में भी वो कहते रहे कि मौसम तो बहुत बुरा होगा। साथ साथ कहते थे कि दहशतगर्दी के खतरा है। मैंने कहा कि मेरे मलकान के जियालो बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जिदोजहद करते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपना मलकन नहीं जाऊं। और आज मैं अपना मलकन में खड़े होके अपने मलकन के भाइयों से मुखातिब हूं कि आपने तो क्या क्या नहीं देखा है। आपने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, शहादतें कबूल की, आपने सेलेक्टेड जो राज था वो भी आपको देखना पड़ा। अब आपके पास 8 फरवरी को एक मौका है। 8 फरवरी को ऐसा मौका है कि आप मलकंद के नुमाइंदे, उनके असल नुमाइंदे जिनका ताल्लुक आपसे आज से नहीं 3 नस्लों से चलते आ रहे हैं, आप अपने नुमाइंदे को मुंतखब करके इंशाअल्लाह ताला हम मिलके तमाम मसाइल के, तमाम बहरान के मुकाबला मिलके करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के ये तो बदकिस्मती है कि हम 2024 में हैं और आज एक बार फिर इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। जो इससे पहले वजीर आजम था वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इससे पहले 2018 और इससे पहले जो वजीर आजम था वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते और उनके मुखालिफ जश्न मना रहे हैं। तो उससे पहले 2018 में तब कभी भी वजीर आजम को मौका नहीं मिला कि वो इलेक्शन लड़ सके, उनके मुखालिफ जश्न मना रहे थे। उससे पहले गिलानी साहब आपका वजीर आजम था, उसको एक खत ना लिखने पे नाअहल किया गया, उसको इलेक्शन ने लड़ने दिया, वक्त के मुखालिफ जश्न मना रहे थे। आज मैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जश्न तो नहीं मना रहे हैं। हम जश्न तो नहीं मना सकते, इसलिए हम जमहूरी पसंद लोग हैं।
ہم قائد عوام کے جیالے ہیں, ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے ہیں. شہید بی بی نے ہمیں اس قسم کی سیاست نہیں سکھائی تھی, مگر ضرور میں ان سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا, وہ پرانے سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا جو یہی روایتی سیاست ہر 5 سال بعد کرتے ہیں. خان صاحب بھی یہی پرانی سیاست, تبدیلی کا وعدہ کر کے یہی پرانی سیاست, نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتا آ رہا تھا. میاں صاحب بھی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست, دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست, تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تھوڑا بریک کے بعد یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست, چوتھی دفعہ خدا نہ خواستہ بن ہی جاتا ہے تو آپ کو یہی پرانی سیاست بھگتنا پڑے گا. میں ان تمام پرانے سیاستدان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے, اس ملک کی معیشت کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے. خان صاحب نے اس ملک کے نوجوانوں کو امید دلایا تھا کہ میں تبدیلی لے کر آؤں گا, لیکن جب وہ وزیر اعظم بنا تو وہ صرف اور صرف یو ٹرن کا سیاست کرتا تھا. میاں صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ریکنسیلیشن کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق سیاست کرے گا, وہ ووٹ کا عزت کروائے گا. میں آج آپ سے پوچھتا ہوں, کیا وہ نون لیگ والے ووٹ کا عزت کر رہے ہیں؟ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا. خان صاحب کہتا تھا کہ یہ بھی چور ہے, وہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے. جو خان صاحب کے ساتھ تھا وہ تو فرشتے, جو خان صاحب کے مخالف تھے وہ تو چور. اب میں کیا کہوں, جشن تو نہیں مناؤں گا, مگر اتنا کہوں گا کہ خان صاحب کو خود توبہ کرنا چاہیے. خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے اور میاں صاحب کے احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو مکافات عمل کو اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا. پہلے میاں صاحب نے اپنے دور الحکومت میں جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف, بھٹو کی بیٹی کے خلاف جعلی کیسز بنائے تھے, سیاسی انتقام کرتا تھا, مکافات عمل یہ تھا کہ میاں صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ اسی قسم کا انتقام کی سیاست دیکھنا پڑا. خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, آج وہ خود رو رہا ہے. خان صاحب نے تو حد کر دی, وہ تو سیاسی مخالفین کے بیٹیوں کو, سیاسی مخالفین کے بہنوں کو گرفتار کر رہا تھا. ہم کہتے رہے کہ یہ سیاست نہیں ہوتا, اپنا سیاسی مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے پڑنا, یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے. پاکستان کی ثقافت اس چیز کا اجازت نہیں دیتا, ہمارا مذہب اس چیز کا اجازت نہیں دیتا, مگر وہ طاقت کے نشہ میں انہوں نے وہ کام کر لیا. آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جیل جانا پڑ رہی ہے. یہ اب خان صاحب کو بھی خود وہی مکافات عمل کو دیکھنا پڑ رہا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہم کب تک یہ دیکھتے رہیں گے؟ کیا اگر آپ 8 فروری کو مجھے اپنا وزیر اعظم منتخب کریں گے تو ایسے نہ ہو کہ یہی روایتی سیاست کرے. میرا آپ سے تو وعدہ ہے کہ میں اگر آپ کا وزیر اعظم بنتا ہوں تو میں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن بناؤں گا, اور اس ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کا کام یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو ناانصافیاں ہوئے ہیں اس پہ آپ غور کریں, تاکہ پاکستان میں ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع ہو جائے,
ताकि हम अपने सियासी मुखालफीन, सियासतदान, सियासी जमातें, सियासी कुव्वतें, ये सब तमाम तय करे कि हमने सियासत को सियासत ही रखना है, सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करने देना। इसका नुकसान आपका सिर्फ सियासी मुखालफीन को नहीं, इसका नुकसान मुल्क का होता है, इसका नुकसान मुल्क के अवाम को भुगतना पड़ता है, इसका नुकसान मुल्क की मईशत का होता है। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम को चुनना, एक नया सोच को चुनना चाहिए, एक नया सियासत को चुनना चाहिए जो जाती दुश्मनी पर नहीं, अवाम की खिदमत पे मबनी है। यही वजह है कि मैं आज आपके पास मलाकंद आया हूं, मैं पूरा मुल्क का दौरे कर रहा हूं। मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जो बाकी जमातें जो कैंपेन कर सकते हैं उनमें से कौन आपके पास आई है? क्या मियां साहब जो चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है, क्या मियां साहब आपके पास आया है आपकी वोट मांगने के लिए? मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी बड़ी जमात है पख्तूनख्वा में, पता नहीं कब से सियासत कर रहा है। क्या मौलाना साहब आपके पास आया है आपका वोट मांगने के लिए? मैं आपके पास आया हूं आपकी साथ मांगने के लिए, आपकी वोट मांगने के लिए। मैं इनकी तरह नहीं हूं, मैं दाएं बाएं नहीं देखता, मैं अवाम की तरफ देखता हूं, मैं अवाम पे एतमाद करता हूं। कायदे अवाम ने हमें यह सिखाया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। यही वजह है कि मैंने अपना इंतखाबी मुहिम इसी पख्तूनख्वा से शुरू किया, जहां लोग कहते थे कि सर्दी था, जहां लोग कहते थे कि दहशतगर्दी के वाक़ये थे। मैंने तमाम सियासी जमातों, एक तरफ जितने पार्टी के कन्वेंशंस मैंने इस सूबे में किए, जितने मैंने पीपल्स पार्टी के जलसे इस सूबे में किए, कोई और मुकाबला नहीं कर सकता। वो इसलिए कि मैं आपका इज्जत करता हूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम ही के पास ये हक है कि वो फैसला करे कि उनका वजीर आजम कौन बने, हुकूमत कौन करे। जब अवाम ये फैसले करते हैं, तो जब अवाम की ताकत से, अवाम की वोटों से हुकूमतें बनते हैं, तो कायदे अवाम की हुकूमत की तरह, शहीद रानी की हुकूमत की तरह, सदर जरदारी की हुकूमत की तरह अवाम की खिदमत होता है। जब किसी और तरीके से हुकूमत बनते हैं, चाहे वो खान साहब का हुकूमत हो, चाहे वो मियां साहब का हुकूमत हो, तो उनका काम तो हो जाता है, अवाम का काम रह जाता है। ये इन्होंने साबित कर दिया है। आपको याद है खान साहब कहता था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। कितने घर बना के दी? 2 करोड़ नौकरियां देना था मुल्क भर में, उल्टा लोगों से रोजगार छीना था। तो इस तरीके से जब लोग हुकूमत में आते हैं किसी और की वजह से, तो उनकी तरफ ही देखते हैं, अवाम को भूल जाते हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, हमारा मुआशरे में बहरान है। एक बार फिर वही दहशतगर्द जिनको आपने शिकस्त दिलवाए थे, जिनको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने, जिनको खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ने, जिनको खैबर पख्तूनख्वा के फौज ने, वही दहशतगर्द जिनको इन्होंने शिकस्त दिलवाए थे, एक बार फिर उनका सर उठ रहा है। हमारे पूरे मुआशरे में एक ऐसा तकसीम पैदा हुआ है, एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है, यही रवायती नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से। मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि 8 फरवरी को आपने सोच समझ के अपना वोट का इस्तेमाल करना है। एक ही तरीका है कि ये चौथी बार वाला साजिश, ये पुराने सियासत पे मबनी साजिश, ये नफरत और तकसीम की सियासत की साजिश को अगर आपने रोकना है, अगर आप चाहते हो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपका चौथी बार वजीर आजम ना बने, तो फिर इस सूबे के अवाम को, इस मुल्क के अवाम को यह जानना पड़ेगा कि एक ही निशान है जो उनका रास्ता रोक सकता है।
एक ही निशान। आप हमारे शक्ल पसंद करें या ना करें, मैदान में हम हैं और वो है। हम ही वो जमात है जो शेर का रास्ता रोक सकते हैं, जो शेर का शिकार करवा सकते हैं और अवाम को इंसाफ दिलवा सकते हैं। हम ही वो जमात है जिनके पास एक पूरा का पूरा मंसूबा है। बाकी जमातों से पूछे, आप तब्दीली वाले से पूछे कि तब्दीली लाने के लिए क्या मंशूर है आपके पास। आप मियां साहिबान से पूछे कि चौथी बार आप बनने चाह रहे हो, करना क्या चाहते हो, जवाब नहीं होता। आप मौलाना से पूछते हो, वो कहते हैं कि किताब पे थप्पा लगा है, आप जन्नत चले जाएंगे। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं, अपनी जाती मुफाद के लिए नहीं, अपनी जाती अनाग की वजह से नहीं, किसी जाती दुश्मनी की वजह से मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान खतरा में है। जिस तारीखी मुआशी बहरान से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहरान से हम नहीं गुजर चुके। ये इसकी बोझ पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी गुर्बत का सामना आपको करना पड़ रहा है इनकी पुरानी सियासत की वजह से। वही दहशतगर्द जिनको आपने शिकस्त दिलवाए, वो एक बार फिर अपना सर उठा रहे हैं इनकी पुरानी सियासत की वजह से। ये किस किस्म की सियासत है, ये किस किस्म की हुक्मरानी है। अब दुनिया में एक मिसाल मुझे उठा के दे जहां कोई मुल्क, कोई कौम अपना दुश्मन को शिकस्त दिलवा दे। दहशतगर्दों को हमने पाटा से, फाटा से निकाल दिया, खून की कुर्बानी दे के आपने इनको शिकस्त दिलवाए थे। कौन होता है खान साहब कि वो शोदा के खून पे सौदा करके उनको दावत दे कि उसी कबायली इलाकों में आके आप एक बार फिर जो है आके रहे। इनकी फैसलों की वजह से आज एक बार फिर वो सर उठ रहा है। मगर ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उस सर को काटूंगा। कभी भी नहीं ये बर्दाश्त करूंगा कि वो दहशतगर्द जिन्होंने मेरे अवाम के खून के साथ होली खेला था, कि वो एक बार फिर मेरा मुल्क पे मुसल्लत हो। हम पहले भी लड़े थे, आज भी लड़ने के लिए तैयार है, मगर हमारा सौदा पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है, अवाम के हुकूक पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। और मुआशरे में जो बहरान पैदा हुआ है, आपने ऐसे बहरान कभी देखा है? ऐसे तकसीम, ऐसे नफरत, मतलब भाई भाई से लड़ रहा है, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से लड़वाया जा रहा है। इस तरीके से कोई मुल्क चल सकता है? सियासत तो सियासत होता है, सियासी इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफ राय होते हैं, इसको आपने जाती दुश्मनी में क्यों तब्दील करना है? इस तरीके से कोई मुल्क नहीं चल सकता, हमारा मुल्क भी नहीं चल सकता। यही वजह है कि मेरा वादा है कि हुकूमत में आऊंगा, पहले दिन पे जो भी तमाम सियासी कैदी है, सियासी कारकुन जो सियासी कैदी है, उनको मैं रहा करूंगा। इसलिए ये हमारा तारीख है, हमारा तारीख है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आज़म बनी, वो कह सकती थी जो भी कायदे अवाम को की शहादत में इन्वॉल्व थे, चाहे वो जज साहिबान हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, उन सबको मैं फांसी पे चढ़ा दूंगी। मगर शहीद बीबी ने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। शहीद बीबी को शहीद किया गया, सदर जरदारी को 12 साल जेल में डाला गया, तशद्दुद किया गया, जुबान काटा गया, गला काटा गया। सदर जरदारी भी कह सकता था कि मैं इंतकाम लूंगा, सदर जरदारी भी कह सकता था कि जिसने मेरा जबान काटा मैं उसको जबान काटूंगा, जिसने मेरा गला काटा मैं उसका गला काटूंगा। मगर वही सदर जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। आज इसी किस्म की सियासत की जरूरत है। और जहां तक हमारा मुआशी बहरान है,
जहां तक तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का सवाल है, पाकिस्तान के अवाम के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, मगर तमाम सियासी जमातों का मुआशी पॉलिसी एक जैसे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसका मुआशी पॉलिसी में फर्क है। नून लीग हो, पीटीआई हो, वो अशराफिया को अपने दौरे हुकूमत में वो अशराफिया को रिलीफ दिलवाते हैं और आपको, अवाम को तकलीफ दिलवाते हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपका वजीर आजम बनूंगा तो फिर मैं उस अशराफिया को तकलीफ पहुंचाऊंगा और अवाम को रिलीफ पहुंचाऊंगा। मैंने आपके मसाइल को सामने रखते हुए कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है, उन मसाइल को सामने रखते हुए एक अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है। ये एक 10 नुकाती एजेंडा है जिससे हम गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। इसको फंड करने के लिए, इन मंसूबे को फंड करने के लिए मैं 2 काम करूंगा। एक, जो 18-17 वजारतें हैं जिनको 2015 में डिवॉल्व होने थे और ना खान साहब ने किया ना मियां साहब ने किया, वो सालाना 300 अरब रुपया खर्च होते इन वजारतें, तो मैं वो तमाम 17 वजारतें को बंद करके ये पैसा आप पे खर्च करूंगा। दूसरा, सालाना, ये जरा सुने, ये हैरान कुन बात है, सालाना अशराफिया को 1500 अरब रुपया सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। ये मेरा पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अगर आपका वजीर आजम बना तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम सब्सिडीज उनका बंद करके यही पैसा आप पे खर्च करूंगा। इस पैसा से हम करेंगे क्या? इस पैसा से हम ऐसे मुआशी मंसूबे लेकर आएंगे जिससे अवाम को फायदा हो। हमारा पहला वादा ये कि हम पाकिस्तान के अवाम की आमदनी को इंशाअल्लाह ताला इसमें ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करके दिखाएंगे। हमारा दूसरा वादा है कि हम पाकिस्तान के गरीब अवाम को जो हकदार है उनको सोलर के थ्रू इंशाअल्लाह ताला 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। खान साहब ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। मैंने सिंध में 1 साल के कम, इसलिए सैलाब के बाद हमने ये सिलसिला शुरू किया, तो मैंने सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाना शुरू कर दिया है। उनका पक्का घर बन रहे हैं और उन घर के मालिकाना हकूक हम उस घर की खवातीन को दिलवा रहे हैं। तो मैं पूरा पाकिस्तान में, मेरा यह वादा है कि आप तीर पे थप्पा लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरा पाकिस्तान में इसी तरीके से, इसी तर्ज पे 30 लाख घर बनाऊंगा और वहां के रहने वाले खवातीन को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। साथ साथ आपने ये पैगाम मेरा तमाम कच्ची आबादियों में पहुंचाना है कि मैंने इस मुल्क में जहां भी कच्ची आबादी है उस कच्ची आबादी को रेगुलराइज करना है और वहां के रहने वाले को भी मालिकाना हकूक दिलवाना है। हमने सिंध में हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त और मयारी इलाज का हॉस्पिटल बनाया है। कराची से लेके सिंध के हर इजला में दिल का मुफ्त इलाज। गंबट खैरपुर में हमने एक ऐसा इंस्टीट्यूट कायम किया है जहां कैंसर का इलाज वो भी 100% मुफ्त, दिल का इलाज वो भी 100% मुफ्त, लिवर किडनी का इलाज वो भी 100% मुफ्त। और मैं अगर गंबट की तहसील खैरपुर में ये इदारा बना सकता हूं तो मैं अपना मलकन में भी बना सकता हूं। हम तो आपके साथ हेल्थ कार्ड के नाम पे धोखा नहीं करेंगे। पूरा मुफ्त इलाज, 100% मुफ्त इलाज के ऐसे इदारा बनाएंगे जहां यहां के अवाम को, इसलिए आपको शायद मालूम ना हो, पख्तूनख्वा से लोग गंबट भी आते हैं, पख्तूनख्वा से लोग कराची तक आते हैं अपने इलाज करवाने के लिए।
اگر آپ پی پی کا حکومت بنائیں گے، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ ہوگا تو اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. پختونخوا کے ہر ضلع میں مفت علاج کا ادارہ ہم بنائیں گے. پہلے بھی ہم نے، جہاں تک تعلیم کی بات ہے، پہلے بھی ہم نے تعلیم کے ادارے کھڑے کیے تھے. اس بار بھی انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنائیں گے تو ہم ہر ڈسٹرکٹ میں چاہتے ہیں کہ ہم یا کوئی کیمپس یا کوئی یونیورسٹی بنائیں تاکہ لوگوں کو دور دور نہ جانا پڑے، ان کے گھر کے باہر اس قسم کی تعلیمی ادارے ضرور موجود ہو. ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے عوامی معاشی معاہدہ میں وعدہ کیا ہے کہ ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر ہم انہی خواتین کو بلا سود قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا گھر کو چلا سکے، وہ اپنا کردار ہمارا معیشت میں چلا سکے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی غربت کا مقابلہ کریں گے. ہم نے ہمیشہ خواتین کے لیے اس قسم کے اقدامات اٹھائے ہیں، مگر اس بار ہم نے وعدہ کیا ہے اس ملک کے مزدوروں کے ساتھ کہ ہم ان کے لیے بھی بے نظیر مزدور کارڈ بنا کے دیں گے تاکہ اس بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ان کو ان کا سوشل سیکیورٹی ملے، ان کا اپنا پینشن ملے، ان کے بچوں کا تعلیم کا مسئلہ ہو تو وہ بھی پورا ہو، ان کا اپنا صحت کا کوئی ایشو ہو، ان کا بزرگوں کا صحت کا کوئی ایشو ہو، وہ اس کو ایڈریس کر سکے. مزدور کا اگر فکر کرنا پڑے تو صرف اپنا مزدوری کا فکر کرنا پڑے گا. تمام پریشانیاں میرا ذمہ داری انشاءاللہ تعالی. ہم نے طے کیا ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں، جو چھوٹے کسان ہیں، ان کے لیے ہم بے نظیر کسان کارڈ لے کے دیں گے تاکہ یہ اربوں روپیہ کا سبسڈی جو اشرافیہ کو دیا جاتا ہے، جو فرٹیلائزر کمپنیز کو دیا جاتا ہے، ان سے لے کے میں اپنے غریب کسانوں کی جیب میں انشاءاللہ تعالی پیسہ دلواؤں گا. جب آپ چھوٹے کسان کا خیال رکھتے ہیں، جب آپ زراعت میں انویسٹ کرتے ہو تو یہ پیپلز پارٹی کا فلسفی رہا ہے، فلسفہ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. آخری 2 وعدے، آپ نے یہ تمام پوائنٹس پاکستان کے عوام تک پہنچانا ہے. آخری 2 وعدے، ایک کہ ہم نے قائد عوام کو وہ خواب پورا کرنا ہے کہ قائد عوام نے چاہا کہ اس ملک کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے، اس ملک کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے. تو میں انشاءاللہ تعالی یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کروں گا، جس سے ہم نہ صرف کم قیمت پہ کھانے پینے کی اشیاء دلوائیں گے، ہم ہر سکول میں جو پرائمری سکول ہے بچوں کے لیے، ان سکولز میں بھی ہم ان بچوں کو کھانا کھلائیں گے. جو بچے پیدا ہوتے ہیں نئے جو ان کا پہلا جو 1000 دن ہے زندگی کے، ان 1000 دن کے لیے ہم حکومت کی طرف والدہ کو بھی اور بچہ کے لیے بھی ایک اس قسم کی مالی مدد دیں گے تاکہ وہ صحت مند ہو، ان کا والدہ بھی صحت مند رہے، اور چاہے وہ جو شرائع اموات کا ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، میٹرنل اور انفنٹ mortality ریٹ کا، اس کا ہم مقابلہ کریں. اور آخری جو میرا وعدہ ہے وہ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے کہ میں آپ کے لیے بھی ایک بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آنا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں، اور اس یوتھ کارڈ کے تھرو میں ان نوجوانوں کو مدد دینا چاہ رہا ہوں جو روزگار کی تلاش میں ہیں، جو محنت کرتے روزگار کی تلاش میں ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا. ان کو میں بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ جب وہ روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو کوئی مدد ملے حکومت کی طرف سے، ان کا کوئی سکون ہو کہ ان کا گزارا ہوگا جب تک ان کا روزگار کا بندوبست نہ کیا جائے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے. یہ وہ وعدے ہیں جو پیپلز پارٹی، چاہے وہ قائد عوام کا دور کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ہو، تو قائد عوام نے اپنے تمام وعدے پورے کیے تھے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو آپ سے وعدہ کی تھی وہ تمام وعدے پورے کیے تھے. آپ ہمیں موقع دیں، انشاءاللہ تعالی میں اس 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کروں گا. میں غربت کا مقابلہ کروں گا، بے روزگاری کا مقابلہ کروں گا، مہنگائی کا مقابلہ کروں گا، اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالوں گا. اس جمہوری اور معاشرے میں جو بحران ہے اس سے بھی ہم نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. ان دہشت گردوں کو بھی میں ہی دیکھوں گا انشاءاللہ تعالی.
8 फरवरी को इतना हमारा पाकिस्तान के अवाम से अपील है कि चुनो नई सोच को, चुनो पाकिस्तान को, चुनो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इस नफरत, इस तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करें। मैं नून लीग के नजरियाती कारकुन से अपील करता हूं कि नून लीग अब तो वोट का इज्जत नहीं, वोट का बेइज्जती करवा रहा है। आप अगर नजरियाती नून लीग का कारकुन भी हो तो आपके लिए भी एक ही निशान है और वो ये तीर है। मैं पीटीआई का कारकुन से, पीटीआई का वोटर से भी बात करना चाह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आप आजकल जज्बाती होंगे, जानता हूं कि आप आजकल जज्बाती होंगे। आप की अपनी फैसला है, वोट तो जरूर डालना, वोट तो जरूर डालना, ये उनका हक है। कायदे अवाम ने इनको ये हक दिया, ये ताकत दिया, वो ताकत इस्तेमाल करें। मगर अगर वो किसी दूसरी जमात पे अपना वोट ज़ाया करते, या अगर वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे अपना वोट ज़ाया करते हैं, तो मियाँ साहब ने चौथी बार वजीर आज़म बनना है। अगर वो अपने वोट किसी इंडिपेंडेंट पे ज़ाया करते हैं तो फिर उनको मालूम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो कहेंगे कि हमने बड़ा सोचा और हम अपने शेर को वोट डालना है। तो और मैं वैसे उन पे तर्स करता हूँ। तर्स क्यों करता हूँ कि इनकी पूरा क़ियादत, अब उनका क़ियादत नहीं रहा। जो नाम का क़ियादत है वो तमाम प्लांटेड लोग हैं, प्लांटेड लोग हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उन बेचारे को नहीं है, उनको नहीं पता। ये कैसे हो सकता है कि खान साहब का पार्टी का निशान का केस चल रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये केस सुन रहा है, और उनमें से एक प्लांटेड लीडर पीटीआई का केस का 2 दिन पहले उठ के गाली देते हैं चीफ जस्टिस को और कहता है ये गालियां मैं नहीं, खान साहब दिलवा रहा हूं आपको। मतलब, और फिर केस जब सुना जा रहा था तो वहां भी उनके ये तमाम प्लांटेड लॉयर्स जो है, उनके प्लांटेड क़ियादत जो है, वो जाके वो पूरा केस में कोई एक कागज भी साथ नहीं लेकर आते। चीफ जस्टिस उनसे पूछते हैं कि बतौर आपके, आपने कहा कि आपका ये जो बानी मेंबर है अकबर एस बाबर साहब, इसको आपने पार्टी से निकाला, कल मैं केस रख रहा हूं, आप वो नोटिफिकेशन तो जरा दिखाए। दूसरा दिन भी आए, इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिखाया। तो खान साहब की प्लांटेड लॉयर्स की वजह से, प्लांटेड की आदत की वजह से उनका निशान भी चला गया। फिर खान साहब का इतना अहम केस, इतना अहम केस, नेशनल सिक्योरिटी का केस, साइफर का केस, कि एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है। और अमेरिका में भी जब उनका सदर नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट घर लेके गया था तो अमेरिका के पुलिस ने अमेरिका के सदर पे छापा मार के कहा कि हमें ये जरा वापस दे। खान साहब का इतना अहम केस और उनका प्लांटेड लॉयर्स कोर्ट में आते भी नहीं है। एक दिन गुजर जाता है, नहीं आते, दूसरा दिन गुजर जाते, नहीं आते, तीसरा दिन गुजर जाते। इतना अहम केस खान साहब की, मतलब इसका डेथ पेनल्टी भी सजा हो सकता था, सिर्फ 10 साल का सजा मिला। इतना अहम केस, खान साहब के लॉयर्स आते ही नहीं है। फिर मजबूरन जो जज साहब है वो हुकूमत के कोई लॉयर उठा के खान साहब का वकील बना देता है, और अब खान साहब का 10 साल की सजा हो चुका है। तो खान साहब की अपने लोगों ने खान साहब को फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं, जिनके अपने लोगों का कसूर है। और अब वही लोग बाहर जाके कहेंगे कि हम खान के सिपाही हैं, हम खान के वकील हैं, हम खान के सफीर हैं, हमें वोट दे। और फिर जब वो मुंतखब हो जाते हैं, आप मेरे बात लिख लो, मुंतखब हो जाते हैं, तो इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के अवाम को कि बड़ा सोच समझ के, चाहे आप नून लीग का हो, चाहे आप पीटीआई का हो, चाहे आप इंडिपेंडेंट हो, चाहे जो भी आपका सियासी सोच हो, पीपल्स पार्टी के जियाले ये इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी के जियाले ये इलेक्शन जीतने के लिए तैयार है। अब सवाल आप पे है कि क्या
آپ نے اپنا جوش اور جذبہ اور ناراضگی کی وجہ سے اپنا ووٹ ضائع کرنا ہے، یا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ مور لگا کے، تیر پہ تھپا لگا کے اس شیر کا راستہ روکنا چاہتے ہیں؟ جیت کا نشان کیا؟ ملکند کا نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ شودا کا نشان کیا؟ وفاداروں کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ جیالوں کا نشان کیا؟ نعرے بھٹو! YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔